गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू कैरियर लॉन्चर द डेली न्यूज एनालिसिस। आज के सेशन में हम लोग 19 ऑफ नवंबर द हिंदू न्यूज़पेपर से जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसको यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के अपने सेशन को। और फर्स्ट आर्टिकल आप सभी लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। इट इज अबाउट क्लीनिंग यमुना। दिल्ली गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्लेज किया है कि वो यमुना को क्लीन कर देंगे ईयर 2025 तक। और साथ ही साथ यहाँ पे प्रॉमिस ये भी किया गया है कि दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं आपके, वो अगले असेंबली पोल से पहले एक डिप भी लगाएंगे नदी के अंदर, वो इस लेवल तक नदी को साफ करेंगे। तो इस तरह का प्रॉमिस यहाँ पे यमुना को लेकर के किया गया है। यहाँ पर इसी कंटेक्स्ट में जो दिल्ली गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है कि यमुना को क्लीन करने के लिए वो कौन कौन से एक्टिविटीज अपनाएंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करी गई है कि न्यू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं उनकी स्टेब्लिशमेंट करी जाएगी। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स कौन सी जगह होती है जहाँ पे वेस्ट को प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेस करके उसको डिकम्पोज किया जाता है और उससे अगर कोई गैस बन पा रही है, सम काइंड ऑफ सर्टेन बायोगैस, तो उसका इस्तेमाल फर्दर अपने एनर्जी नीड्स को इस्तेमाल करने के लिए भी किया जा सकता है। बट बेसिकली सीवेज ट्रीट प्लांट्स पे हम लोग वेस्ट की प्रोसेसिंग करते हैं। तो वहीं पर नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स दिल्ली में बनाए जाएंगे यमुना को क्लीन करने के लिए, ताकि जो वेस्ट है वो यमुना में डिस्पोज ना होकर के इन ट्रीटमेंट प्लांट्स में उसको ट्रीट किया जा सके। साथ ही साथ यहाँ पे नदी को क्लीन करने के लिए और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्टैब्लिशमेंट के साथ साथ इसके अंदर टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की बात भी यहाँ पे कही जा रही है। फिर तीसरा प्रॉमिस ये कहा जा रहा है कि जितना भी आपका इंडस्ट्रीज से वेस्ट आ रहा है उस वेस्ट के ऊपर भी स्ट्रांगली क्रैक डाउन किया जाएगा, और जितने भी डिफॉल्टर्स हैं वो रूल्स एंड लॉ को अगर वायलेट करते हैं तो उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाएगी। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि जितने भी आपके जेजे क्लस्टर्स हैं, नाउ व्हाट डू वी मीन बाय हियर जेजे क्लस्टर्स। जेजे का फुल फॉर्म है यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी, राइट। अब झुग्गी झोपड़ी जो है आपके दिल्ली के आसपास, इनके काफी सारे क्लस्टर्स बने हुए हैं और ज्यादातर ये क्लस्टर्स यमुना नदी के आसपास हैं। अब इन झुग्गी झोपड़ियों में प्रॉपर आपका सीवेज कनेक्शन होता नहीं है, जिस वजह से ह्यूमन वेस्ट और बाकी प्रकार के वेस्ट की डायरेक्ट डंपिंग यमुना में करी जाती है आपकी। तो यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी में प्रॉपर सीवेज कनेक्शन दिल्ली गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेगी, ये प्रॉमिस भी किया गया है। साथ ही साथ ये कहा गया है कि जितना भी सीवर नेटवर्क है दिल्ली का, उस सीवर नेटवर्क में जहां जहां पे क्लॉगिंग हो रही है, या ये कह लो जहां जहां पे सॉलिड वेस्ट का डिपोजिशन होता है, उस सॉलिड वेस्ट को रिमूव किया जाएगा। इसी प्रोसेस को कहेंगे हम लोग कि सीवर नेटवर्क का डीसिल्टिंग करेगी दिल्ली की गवर्नमेंट, यानी कि जितने भी सॉलिड वेस्ट है उसको रिमूव किया जाएगा सीवर से, और फिर जो केवल लिक्विड वाला पोर्शन होगा उसको आगे बहाया जाएगा। तो डीसिल्टिंग की बात भी कही जा रही है यहाँ पर। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि एक एक घर को, एक एक हाउस होल्ड को वो कनेक्ट कर पाए सीवर नेटवर्क के साथ, ताकि इस सीवर नेटवर्क का डायरेक्ट जितना भी यहाँ पर इस नेटवर्क में डिपोजिशन होगा उसको सही तरीके से ट्रीटमेंट प्लांट्स तक पहुंचाया जा सके, और इस तरीके से वेस्ट को यमुना में डायरेक्टली जाने से रोका जाए। तो इन सब कामों को करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने 2025 का डेडलाइन अपने लिए सेट किया है, और इसी कंटेक्स्ट में दिल्ली के सीएम ने प्रॉमिस किया है कि अगले असेंबली पोल से पहले वो यमुना नदी के अंदर डुबकी लगाएंगे। यहाँ पर साथ ही साथ ये भी बात कही जा रही है कि जो 4 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनेंगे दिल्ली के अंदर, वो ओखला में बनाए जाएंगे, जिनकी कैपेसिटी 124 मिलियन गैलन पर डे की होगी। 124 मिलियन गैलन पर डे वेस्ट को यहाँ पर ट्रीट किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर रिठाला में डेवलप किया जाएगा कैपेसिटी इसी तरीके का, फिर कोंडली में स्टैब्लिश किया जाएगा, और दिल्ली के अंदर जो अभी प्रेजेंट में ऑलरेडी 19 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनको भी यहाँ पर अपग्रेड किया जाएगा। तो कुछ इस तरीके के प्रॉमिस किए जा रहे हैं अभी हाल फिलहाल दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा यमुना नदी को क्लीन करने के लिए। अब इसी के बगल में आज के न्यूज़पेपर में एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल देखने को हमें मिलता है, और ये आर्टिकल भी आप अपने स्क्रीन पे सामने देख सकते हैं। अब इस सिचुएशन को लेकर के एक ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसलिए बन जाता है क्योंकि
जो अपनी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट है, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने रिसेंटली में अभी एक नोट जारी किया है और यमुना को क्लीन करने को लेकर के अपने कुछ सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं। साथ ही साथ दिल्ली गवर्नमेंट को ये हिदायत भी दी है कि जब पानी की स्कार्सिटी हो जाती है यमुना नदी में, जिसकी वजह से आपने अभी थोड़े दिन पहले देखा था कि दिल्ली गवर्नमेंट हरियाणा गवर्नमेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ रही थी, तो उसमें सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने दिल्ली गवर्नमेंट को एडवाइस किया है कि वो अपनी वाटर डिमांड को फुलफिल करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम डेवलप करे और रेन वाटर को कैप्चर करने के लिए भी अपनी कैपेसिटी डेवलप करे, ताकि लीन सीजन में वो अपने पानी की जरूरत को पूरा कर सके और नदी के अंदर जो है वो फ्लो मेंटेन रहे, नदी के ऊपर एक्सेसिव डिपेंडेंट ना होना पड़े दिल्ली गवर्नमेंट को। साथ ही साथ यमुना की पॉल्यूशन कंडीशन को लेके भी यहाँ पे सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा कमेंट किया गया है और ये कहा गया है कि रिसेंटली में यमुना में जो भी पॉल्यूशन है वो बहुत एक्सट्रीम है। यहाँ पर फेशियल कॉलीफॉर्म, अब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि व्हाट इज फेशियल कॉलीफॉर्म। तो फेशियल कॉलीफॉर्म एक ऐसे प्रकार के माइक्रोब्स हैं जो ह्यूमन और एनिमल एक्सक्रेटा में प्रेजेंट होते हैं। तो ह्यूमन और एनिमल एक्सक्रेटा का डायरेक्ट डिस्चार्ज यमुना नदी में होने के कारण इस फेशियल कोलिफॉर्म का लेवल यमुना नदी में बहुत अधिक बढ़ चुका है। इनफैक्ट पूरी दिल्ली में ये लेवल एक एक्सट्रीम है, लेवल पे पहुंच चुका है, सिवाय एक क्षेत्र के जिसका नाम है पाला, जहां पे यमुना दिल्ली में जस्ट एंटर करती है। यहाँ पर 2018 में अवेलेबल एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि दिल्ली यमुना नदी को साफ करने के लिए ऑलरेडी 1500 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है और इसमें वो कॉस्ट भी हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं जो आपके ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए गए हैं, उस कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो दिल्ली ऑलरेडी 1500 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है, लेकिन हम और आप सभी जानते हैं कि यमुना की हालत अभी भी बहुत ज्यादा खराब है, कुछ इसमें सुधार नहीं हुआ है। यहाँ पर इन्हीं के द्वारा कहा जा रहा है कि ये पॉसिबली हाईएस्ट अमाउंट जो है वो कंट्री में किसी भी रिवर को क्लीन करने के ऊपर यहाँ पे स्पेंड किया गया है। ये बात कही जा रही है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा। यहाँ पर इनके द्वारा एक और कमेंट किया गया है कि दिल्ली ऑलरेडी 17 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स कंस्ट्रक्ट कर चुका है, जिसको अगर आप एक साथ मिला दें तो ये 40% है कंट्री के टोटल इंस्टॉल्ड सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी का। फिर भी ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स इफेक्टिव काम नहीं कर पा रहे हैं, ये फेल हुए हैं सीवेज को ट्रीट करने में, क्योंकि इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये अंडर यूटिलाइज रहे हैं। अंडर यूटिलाइज किस कारण से रहे हैं? क्योंकि जो सिटी है उसके पास प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है जिसके माध्यम से वो सारा का सारा एक्सक्रीटा इन ट्रीटमेंट प्लांट्स तक पहुंचा पाए। तो एक्सक्रीटा सीवेज के माध्यम से, सीवर के माध्यम से इन प्लांट्स तक पहुंचाने का भी नेटवर्क ही प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ है। तो इस वजह से ट्रीटमेंट प्लांट्स तो बन चुके हैं बट ये अभी अंडर यूटिलाइज्ड है। अब इसी कंटेक्स्ट में आप समझ सकते हो भाई कि पिछला आर्टिकल जो मैंने एक्सप्लेन किया है जहां पे नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को एस्टेब्लिश करने की बात कही जा रही है, वहीं पर इस इशू को भी समझना जरूरी है कि ऑलरेडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के होते हुए भी वो अंडर यूटिलाइज रह जा रहे हैं। तो इस बात पर दिल्ली गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना होगा कि एक्चुअली उनका एक्चुअल प्लान क्या है, इन सब प्रॉब्लम्स को एड्रेस कैसे करेंगे। लेकिन फिलहाल ये दोनों आर्टिकल एक साथ हमें आज के इस न्यूज़पेपर में हमें देखने को मिले हैं। तो देखते हैं, ऑप्टिमिस्टिक रह सकते हैं हम लोग, हो सकता है 2025 तक यमुना क्लीन हो जाए। बट यमुना को लेकर के अलग अलग टाइम पे बहुत बार टारगेट सेटअप किए गए हैं, लेकिन यमुना अभी भी उतनी ही गंदी बनी हुई है। अब हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम जान लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें स्टैटिक जीके के पर्सपेक्टिव से। कुछ फैक्ट्स मैं यहाँ पे आपको नोट कराऊंगा। सबसे पहले तो आप जान लो कि यमुना एक्चुअली में पॉल्यूटेड क्यों है, व्हाट इज द रीजन ऑफ पॉल्यूशन इन यमुना, राइट। सो देखो भाई, यमुना में पॉल्यूशन का सबसे बड़ा रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन है तुम्हारा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। यमुना सबसे ज्यादा वहां पे इंडस्ट्रीज के कारण जो है वो पॉल्यूटेड होती है। और इंडस्ट्री जो पॉल्यूशन आता है यमुना के अंदर वो दिल्ली से तो आता ही आता है, दिल्ली की इंडस्ट्रीज से तो आता ही आता है। साथ ही साथ हरियाणा में जो सोनीपत है आपका, वहां पे भी जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी अपना वेस्ट यमुना में ही डिस्चार्ज करते हैं।
और मेजर जो वेस्ट इंडस्ट्रीज से आता है जिससे यमुना ज्यादातर पॉल्यूटेड रहती है, वो वेस्ट है आपका अमोनिया। अमोनिया इज यूज्ड एज एन इंडस्ट्रियल केमिकल, जिसका इस्तेमाल किया जाता है फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करने में, प्लास्टिक्स प्रोड्यूस करने में, डाइज प्रोड्यूस करने में। तो इस अमोनिया का इस्तेमाल जब इन इंडस्ट्रीज में फर्टिलाइजर, प्लास्टिक और डाइज को प्रोड्यूस करने के पर्पज से होता है, तो यही अमोनिया वेस्ट के रूप में यमुना नदी के अंदर भी पहुंचता है। अब यमुना अमोनिया के बढ़ने का इफेक्ट क्या हो सकता है यमुना नदी के ऊपर? देखो, अमोनिया जितना ज्यादा बढ़ेगा, नदी के अंदर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी मींस व्हाट? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। व्हाट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड? जितना भी आपका वेस्ट जाता है, ऑर्गेनिक वेस्ट नदी के अंदर, उसको डिकम्पोज करने के लिए जो बैक्टीरिया होते हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है। जब इतना नदी पॉल्यूटेड होता है कि उन बैक्टीरियाज को भी इन वेस्टेज को डिकम्पोज करने में प्रॉब्लम आने लग जाए, यानी कि उस नदी में ऑक्सीजन की कमी होने लग जाए इतना अधिक पॉल्यूटेड होने के कारण, तो हम कहते हैं कि उस नदी का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गया है। तो फिर ऐसे में उन बैक्टीरियाज को वेस्ट डिकम्पोज करने में भी प्रॉब्लम आने लगती है। तो समझ सकते हो आप कि नदी के वाटर की क्वालिटी का रिकवर हो पाना अब डिफिकल्ट हो जाता है। अदरवाइज अगर हम कम मात्रा में वेस्ट डिस्चार्ज करें तो नदी के पास कैपेसिटी होती है इन माइक्रोब्स के जरिए कि वो वाटर को रिफ्रेश बना सके, वेस्ट को डिकम्पोज करके। बट जब अमोनिया बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर डिस्चार्ज किया जाता है, तो उसके कारण नदी की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इनफैक्ट कई रिपोर्ट्स की माने तो कुछ हिस्सों में दिल्ली की यमुना डेड जोन भी बन चुकी है, यानी कि वहां पे बैक्टीरियल लेवल पर भी लाइफ सरवाइव नहीं कर सकते, इतना ज्यादा यमुना यहाँ पे पॉल्यूटेड हो चुकी है। फिश के लिए भी नुकसानदायक है। अगर अमोनिया का कंसंट्रेशन बढ़ता है नदी के अंदर तो फिशेस सरवाइव नहीं कर सकती। और ह्यूमंस के लिए भी नुकसानदायक है, क्योंकि अमोनिया का लेवल अगर बढ़ता है तो यमुना के पानी को हम किसी भी तरीके से अगर हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंज्यूम करेंगे तो अमोनिया हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है, राइट? तो सबसे बड़ा रीजन है यमुना के पॉल्यूटेड होने का ह्यूमन वेस्ट, अदर टाइप ऑफ वेस्ट के साथ साथ इंडस्ट्रीज के माध्यम से इन वेस्ट को डायरेक्टली यमुना में बहा दिया जाना बिना वेस्ट को ट्रीट किए। सो दिस इज द बिगेस्ट रीजन दैट व्हाई यमुना इज पॉल्यूटेड। सो इसी स्टेप तरफ देखते हैं अब कि दिल्ली गवर्नमेंट कितना यहाँ पर काम कर पाती है 2025 तक। अब इसके बाद कुछ बेसिक फैक्ट्स और समझ लो यमुना के बारे में। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यमुना नदी का मैप। ये यमुना नदी आती है आपकी एक्चुअली यमुनोत्री ग्लेशियर के पास से। यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ है भैया आपका? यमुनोत्री ग्लेशियर है उत्तराखंड के अंदर। वहीं से उत्तराखंड से यमुना नदी ओरिजिन इसका होता है, और यहाँ पर फिर ये बंदरपूछ पीक के पास से होते हुए यहाँ पर आगे नीचे आती है मसूरी रेंज की तरफ उत्तराखंड में, और फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आते हुए ये दिल्ली पहुंचती है, और फिर उत्तर प्रदेश के प्लेन्स में एंटर करती है, और इलाहाबाद में जाकर के ये गंगा नदी से मिल जाती है, और ये गंगा रिवर की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी बन जाती है। इसकी यहां से लेकर के यहाँ तक की लेंथ कुछ 1376 किलोमीटर की है, और यहाँ पर इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में ये गंगा से मिलती है। इस नदी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स भी कंस्ट्रक्टेड किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर लखवर व्यासी डैम, ये यमुना नदी के ऊपर है, राइट, उत्तराखंड के अंदर। फिर उसके बाद यमुना नदी जब हरियाणा जाती है तो हरियाणा में भी इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट डैम कंस्ट्रक्ट किया गया है, और इस डैम का नाम है आपका ताजेवाला बैराज डैम, ताजेवाला बैरेज डैम, राइट। दिस इज इन हरियाणा। तो यहाँ पर ये दो इंपॉर्टेंट डैम इस नदी के ऊपर कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, और इसके जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये कुछ नदियां हैं जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। ऊपर की तरफ टोन्स और हिंडन जैसी नदियां भी इस नदी की ट्रिब्यूटरी है, और इसके माध्यम से ये इन नदियों के माध्यम से सारा पानी यमुना में पहुंचता है, और यमुना इस पानी को लेकर के गंगा नदी में मिल जाती है, और गंगा की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी बन जाती है आपकी। सो ये था यमुना नदी के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट
हो सकता है हमारे लिए। तो ओवरऑल यमुना नदी को ऊपर ये दोनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और स्टैटिक जीके को हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये है स्पीकर की पावर को लिमिट करने के ऊपर, राइट। अब नाउ क्या है कंटेक्स्ट, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं यहां पर। देखो, रिसेंटली में अभी एक मीटिंग चल रही है, इसका नाम है द ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इसकी मीटिंग गुरुवार को हुई और इसमें डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया और इस चीज पर डिस्कशन हुआ इस मीटिंग के दौरान कि स्पीकर की पावर एंटी डिफेक्शन लॉ के कंटेक्स्ट में लिमिट की जानी चाहिए कि नहीं लिमिट की जानी चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ यहां पर यह दोहराया कि जो अर्लियर रिजोल्यूशन था कि रिजोल्यूशन इस मीटिंग में यह भी रखा गया था कि देयर शुड बी नो डिस्ट्रप्शन ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर एंड प्रेसिडेंट एंड गवर्नर एड्रेस टू हाउस। इसको कैसे हाउस के अंदर इंप्लीमेंट किया जाए कि क्वेश्चन आवर, प्रेसिडेंट और गवर्नर एड्रेस अगर हाउस में चल रहा हो तो किसी प्रकार का कोई रकस या कोई डिस्ट्रप्शन क्रिएट ना हो। तो उस रिजोल्यूशन के ऊपर भी इस मीटिंग में बात की गई, लेकिन मेन इश्यू था इसमें स्पीकर की पावर को लिमिट करना है या नहीं करना है। अब इस मीटिंग में कुछ खास रिजल्ट निकल के आ नहीं पाया हमारे सामने, राइट। और इसमें कहा गया है कि अगली जो मीटिंग होगी उसमें यहाँ पर मे भी डिसाइड किया जाए कि स्पीकर की पावर कितनी लिमिट की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए एंटी डिफेक्शन लॉ के कंटेक्स्ट में। अब समझते हैं यहाँ पर क्या है ये पूरा का पूरा इश्यू और स्पीकर का क्या रोल है डिस्क्वालिफिकेशन के केस में, 10th शेड्यूल क्या है आपका, और इसमें स्पीकर का क्या रोल रहता है और क्यों हम उनके पावर को लिमिट करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं इस मीटिंग में, क्यों यहाँ पर डिस्कशन इस प्रकार से की जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस कंटेक्स्ट को समझना। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले स्क्रीन शो कर दूं आप सभी के सामने। तो देखो भाई, एक एग्जांपल के साथ मैं समझाता हूं सबसे पहले आपको। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी मणिपुर के अंदर, ठीक है। और मणिपुर के अंदर ये सरकार कैसे बनी थी, जब वहां के 7 लेजिस्लेटर ने कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था। तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने मणिपुर के लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठे हुए स्पीकर से रिक्वेस्ट करी थी कि इन सातों के सातों कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, क्योंकि अभी जो हमारा लॉ है एंटी डिफेक्शन लॉ, वो एंटी डिफेक्शन लॉ ये कहता है कि अगर आप अपने पद पर होते हुए या चुनाव जीतने के बाद अगर आप पार्टी चेंज कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको अपने पोजीशन से हटा दिया जाएगा, आपको हाउस से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो जब इन 7 लेजिस्लेटर ने मणिपुर में कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन की तो कांग्रेस ने स्पीकर को कहा कि इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अगर कोई भी ऐसा मेंबर कुछ ऐसा काम करता है तो उसको हटाने की पावर स्पीकर के पास है, उसको हटाने की पावर स्पीकर के पास है, राइट। तो इसी पावर को लेकर के यहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा है, जो अभी प्रेजेंट मीटिंग चल रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो स्पीकर होता है वो आम तौर से रूलिंग पार्टी से बिलोंग करता है, क्योंकि स्पीकर हाउस के जितने भी मेंबर्स होते हैं उन्हीं के बीच में से चुना जाता है। और हाउस में हमें पता है अक्सर मेजॉरिटी जो है वो रूलिंग पार्टी की होती है। तो स्पीकर भी रूलिंग पार्टी चुनने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और अक्सर स्पीकर रूलिंग पार्टी से ही बिलोंग करता है। तो यहाँ पर जब स्पीकर से रिक्वेस्ट किया गया कि यहाँ पे वो इन सातों के सातों कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दे, तो उसके बाद यहाँ पर स्पीकर के द्वारा बहुत डिले किया गया इनको हटाने में। और उसी के बाद से ये डिस्कशन चल रहा है कि स्पीकर की पावर लिमिट की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए, राइट। ये आपका डेवलपमेंट यहाँ पर रिसेंटली में देखने को मिला था। फिर टाइम टाइम से इसी प्रकार के डिस्कशन जो है वो हमें कई बार अलग अलग राज्यों में देखने को मिल जाता है, और इस वजह से स्पीकर के रोल के ऊपर यहाँ पर टाइम टाइम से सवाल उठा दिए जाते हैं कि स्पीकर जो है वो इम्पार्शियलिटी प्रैक्टिस नहीं करते, स्पीकर जो है वो पार्टी के हिसाब से काम करते हैं, वो अपने पद को उसकी गरिमा को वायलेट करते हैं
और वो इम्पार्शियल होकर के काम नहीं करते हैं। इसलिए स्पीकर के पोस्ट को बार बार क्रिटिसाइज किया जाता है, स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ पावर फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, राइट। अब देखो यहाँ पर आगे की बात समझो। यहाँ पर इसी मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में फिर तुम्हारा चैलेंज किया गया था, और इसी मुद्दे को जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, अलग अलग समय पर बार बार चैलेंज किया जा चुका है। जैसे 2016 में एक केस आया था तुम्हारा संपत कुमार, एक केस था संपत कुमार वर्सेस वर्सेस काले यदाया एंड अदर्स केस, काले यदाया एंड अदर्स केस, राइट। तो यहां पर भी मैटर था डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए का, तेलंगाना राज्य से ये इश्यू आया था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था स्पीकर को कि आप, अगर इन्होंने पार्टी बदली है तो आप ज्यादा डिले नहीं कर सकते हैं, आपको 3 महीने के अंदर अंदर, ध्यान देना इस बात पे, ड्यूरिंग हाउ मेनी टाइम पीरियड, तो यहां पर 3 महीने के अंदर अंदर आपको डिस्क्वालिफिकेशन आप करेंगे कि नहीं करेंगे, आपको इस पर डिसाइड करना पड़ेगा, राइट। आप एक्सेसिव टाइम नहीं ले सकते, अनलिमिटेड टाइम नहीं ले सकते, 3 महीने की बाउंड्री है यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे सवाल भी खड़ा किया था कि वाई अ स्पीकर हु इज अ मेंबर ऑफ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी एंड एन इंसाइडर इन द हाउस should be the sole and final arbiter in the case of disqualification of a political defector, right। मतलब इस बात पे सवाल उठा रहा है कोर्ट कि स्पीकर जो कि उस हाउस का मेंबर भी है और साथ ही साथ यहाँ पर वो एक पॉलिटिकल पार्टी को भी बिलोंग करता है, तो सारी पावर केवल उसको कैसे दी जा सकती है डिसाइड करने की कि वो डिस्क्वालिफिकेशन करे या ना करे, राइट। इसके बाद यहाँ पर मणिपुर के इश्यू में भी मणिपुर हाई कोर्ट ने जब ऑर्डर पास किया था, तब जाकर के स्पीकर ने पिटीशन आने के बाद तब फाइनली रूल किया था। तो इस वजह से स्पीकर टाइम टाइम से अपना एंटी डिफेक्शन लॉ जो उनको पावर देता है डिस्क्वालीफाई करने की, उसको यहाँ पर ये अंडरमाइन करते रहते हैं, उसको अपनी पावर का यहाँ पर मिसयूज करते रहते हैं। तो इसी पावर के कंटेक्स्ट में यहाँ पर ये डिस्कशन आपका हमें देखने को मिल रहा है प्रेजेंट मीटिंग में कि इसका क्या किया जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अलग अलग कमेंट भी यहाँ पर टाइम टाइम से किए जाते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को यहाँ पर यह भी कहा है कि वो स्पीकर्स की पावर्स के ऊपर एक बार फिर से ध्यान दे, और उन्होंने ये भी सजेस्ट किया है कि डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर अगर हमें डिसाइड करना है तो स्पीकर की बजाय इन डिस्क्वालिफिकेशन के मैटर्स को देखने के लिए एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल्स की भी स्थापना करी जा सकती है, ताकि किसी भी प्रकार से कोई डिस्प्यूट हमें देखने को ना मिले इस डिस्क्वालिफिकेशन पावर को एक्सरसाइज करते हुए। और एक सही मायने में अगर कोई एमएलए या कोई एमपी एंटी डिफेक्शन लॉ को वायलेट करता है तो वहां पर उसके खिलाफ टाइमली और सही मायने में उसका डिस्क्वालिफिकेशन किया जा सके। तो इस वजह से ही आपकी ये मीटिंग चल रही थी हाल फिलहाल। थोड़ी सी बातें मैं आपको बता देता हूँ डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। सो डिस्क्वालिफिकेशन कम्स अंडर 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इट कम्स अंडर 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और पुराने समय में पॉलिटिक्स में एक कहावत बहुत पॉपुलर थी, आया राम गया राम। ये एक्चुअली इंडियन पॉलिटिक्स में हुए एक इवेंट से ली गई थी, जहां पर एक एमएलए ने मल्टीपल टाइम्स पार्टी चेंज की थी फाइनली किसी एक पार्टी को ज्वाइन करने से पहले। तो पहले क्या होता था कि आप चुनाव जीतते थे और चुनाव जीत करके बार बार पार्टी चेंज करने की टेंडेंसी होती थी, तो ये जनता के साथ धोखा है एक प्रकार का जो वोट दे रहे हैं। तो इसी सब इश्यू को शॉर्ट आउट करने के लिए 1985 में पास किया गया था आपका एंटी डिफेक्शन लॉ, और इस लॉ को जगह दी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल के अंदर, ठीक है। इसी एंटी डिफेक्शन लॉ जो आया था इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 52nd अमेंडमेंट हुआ था। 52nd अमेंडमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल जोड़ा था, और 1985 में इसी 10th शेड्यूल के अंतर्गत डिफाइन किया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ को। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि किसी भी मेंबर ऑफ हाउस को, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हो, उसको डिस्क्वालीफाई मान लिया जाएगा अदर अगर वो वॉलंटरली, अपनी मर्जी से वॉलंटरली गिव्स अप मेंबरशिप, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, उसको उसके पद से हटाया जा सकता है, राइट। दूसरी बात,
अगर यहाँ पर जो है भाई वो यहाँ पर वोट करने से अब्सटेन करता है, इफ ही वोट्स और अब्सटेन, if he votes or abstain from voting in such house contrary to any direction issued by पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, व्हिप जारी करती है। व्हिप का मतलब है कि पहले ही हाउस में किस इशू पर वोटिंग होगी, उस पर हमें क्या स्टैंड रखना है, उसको लेकर के वो व्हिप जारी करती है। अब उस व्हिप के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति उस पार्टी का जाकर के वोटिंग करता है, पार्टी की मर्जी के अगेंस्ट जाकर के, तो तब भी वो यहाँ पर एलिजिबल हो जाता है यहाँ पर कि उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जा सके, राइट। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर कोई पार्टी छोड़ के जाएगा, यानी कि इफ ही चेंज द पार्टी, तो यहां पर उस समय पर भी उस व्यक्ति का डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। डिस्क्वालिफिकेशन केवल एक केस है, मतलब दो केस है जिसमें नहीं हो सकता है। अगर किसी पार्टी के 2/3 मेंबर्स, अगर टोटल पार्टी में जितने भी मेंबर्स हैं उसके 2/3 मेंबर्स अगर किसी दूसरे पार्टी से जाके मिनिमम मिल जाए, तो यहां पर इस कंडीशन में उन मेंबर्स का डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। साथ ही साथ किसी मेंबर को अगर हाउस का प्रिसाइडिंग ऑफिसर इलेक्ट किया जाता है, चाहे राज्यसभा में चाहे लोकसभा में, और अगर वो वॉलंटरली अपनी मेंबरशिप गिव अप कर देते हैं, तो उस समय पर भी उनका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि वो स्पीकर या चेयरमैन के पद पे होंगे और ये पद को वैसे भी इम्पार्शियल रहना चाहिए। तो इस वॉलंटरली मेंबरशिप गिव अप करने के प्रोसेस में यहां पर नहीं किया जा सकता उनका डिस्क्वालिफिकेशन। अदरवाइज इन तीन सिनेरियो में डिस्क्वालिफिकेशन निश्चित है 10 शेड्यूल के अंदर, और एक हाउस के अंदर स्पीकर डिसाइड करते हैं कि किसी व्यक्ति ने अगर ये काम किया है इन तीनों में से, तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन किया जाए कि नहीं किया जाए। पर इस पावर का स्पीकर ईमानदारी से इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर स्पीकर के पावर को रिसेंट मीटिंग की गई, लेकिन इसके ऊपर अभी फिलहाल कोई कंसेंसस नहीं बन पाया है। तो यही आपका पूरा कॉन्टेक्स्ट है इस इश्यू में। साथ ही साथ इस मीटिंग में ये भी डिस्कस किया गया कि हाउस के अंदर जो शोरबाजी होती है, मीटिंग सही से नहीं चल पाती है, एक सही तरीके से डिबेट नहीं हो पाता है, इन इश्यूज को कैसे एड्रेस किया जा सकता है। बट मेन इशू था स्पीकर के पावर। वो समझ होंगे कंटेक्स्ट इस न्यूज़। अब चलते हैं अपने लास्ट फाइनल इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। अब ये आर्टिकल आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एडिटोरियल सेक्शन से आर्टिकल है, द हैवी लिफ्टिंग ऑन क्लाइमेट एक्शन मस्ट बिगिन, राइट। ग्लासगो सक्सेस वाज दैट इट फिनिश्ड बिल्डिंग द स्टाफ फोल्डिंग फॉर क्लाइमेट एक्शन एंड कंट्रीज मस्ट रिस्पॉन्ड नाउ। तो इसी में जो ऑथर हैं वो अपना ओपिनियन यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ इश्यूज, उन्हीं इश्यूज को मैं अब एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। और ध्यान रखिए, ग्लासगो COP26 का मीटिंग यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार कंटिन्यूसली ये न्यूज में आ रहा है, और क्लाइमेट चेंज अपने आप में ही एक काफी इंपॉर्टेंट और सीरियस इशू है। तो इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस इस वजह से हमारे लिए बहुत ज्यादा हो जाती है। तो समझते हैं इस पूरे एडिटोरियल में ऑथर ने क्या कहने की कोशिश करी है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। देखो, यहाँ पर बात करें अगर हम लोग, तो COP26 में यहाँ पर क्या अचीवमेंट रही इस मीटिंग की, और इस मीटिंग के क्या सेटबैक्स रहे, दोनों के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ऑथर भी यहाँ पर दोनों चीजों को कंसिडर कर रहे हैं। और ओवरऑल इस मीटिंग में क्या बातें हुई उसे जानना हमारे लिए वैसे भी जरूरी हो जाता है, राइट। तो इसमें सबसे पहले समझते हैं कि देखो अचीवमेंट क्या रही और सेटबैक क्या रही। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग अचीवमेंट क्या रही। तो देखो भाई, ग्लासगो समिट ने सभी कंट्री को अर्ज किया कि वो अपने टारगेट्स को, 2030 टारगेट्स को और स्ट्रेंथन करें। जो अगली मीटिंग होगी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 27वीं मीटिंग इजिप्ट के अंदर 2022 में, तो अभी उन्होंने जितना भी टारगेट सेटअप किया है वो अगले साल उम्मीद कर रहे हैं कि उसको वो और स्ट्रेंथन करेंगे, ठीक है। अब इस टारगेट में भी ये प्रॉमिस किया गया, 140 से ऊपर कंट्रीज के द्वारा टारगेट्स उन्होंने अनाउंस किए
और नेट जीरो के टारगेट्स अनाउंस किए, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी इकोनॉमी में जितना भी कार्बन का एमिशन होता है उसको अब्सॉर्ब कराने के लिए वो अफॉरेस्टेशन, रेन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, इस्तेमाल कम करेंगे। इस तरह से नेट जीरो का टारगेट वो अचीव करेंगे ताकि ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना बढ़ पाए प्री इंडस्ट्रियलाइज लेवल के कंपैरिजन में। सो यहाँ पर कंट्री 140 से ज्यादा देशों ने नेट जीरो एमिशन प्रॉमिस किया है इस मीटिंग के दौरान, और ये एक बहुत बड़ी सफलता रही है अगर हम पेरिस एग्रीमेंट की तुलना में देखें तो। क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट 2015 के समय पे कंट्री केवल इस बात पे राजी हो रहे थे कि वो अपने जीडीपी में अभी जितना एमिशन कर रहे हैं उससे उसे वो घटाएंगे, नेट जीरो को वो नहीं मान रहे थे। लेकिन इस ग्लासगो मीट में 140 कंट्री ने नेट जीरो टारगेट अचीव करने की बात कही है, तो एक ये सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इस मीटिंग में देखा जा रहा है। इसमें भारत ने भी नेट जीरो का टारगेट अपने लिए डिसाइड किया है और इसको वो 2070 तक पूरा करेगा। इंडिया ने भी अपने लिए टारगेट अनाउंस कर दिया है। अब दिस इज अ स्टेप अहेड फ्रॉम इंडियाज पास्ट पोजीशन, जहां पर इंडिया ने इससे पहले कभी भी यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया था कि उसे एमिशंस को रिड्यूस करने की जरूरत है। ऑल्दो यहाँ पर नेट जीरो की बात भी इंडिया की तरफ से नहीं देखी जा रही थी, ये एक सरप्राइज की तरह था इस मीटिंग के दौरान। लेकिन भारत ने क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने में अपना कंट्रीब्यूशन यहाँ पे अनाउंस किया है और 2070 तक हम भी यहाँ पर नेट जीरो टारगेट अचीव करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगली अचीवमेंट जो रही, इस अचीवमेंट का नाम है ग्लासगो ब्रेक थ्रू एजेंडा। नाउ व्हाट इज ग्लासगो ब्रेक थ्रू एजेंडा? इसमें सभी देशों के बीच में कॉपरेशन बढ़ाने की बात करी गई है और दिस इज अ कोऑपरेटिव एफर्ट टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ क्लीन टेक्नोलॉजीज और सस्टेनेबल सॉल्यूशन। क्लीन टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल सॉल्यूशन का इस्तेमाल तेजी से कैसे किया जाए पावर सेक्टर में, रोड ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में, स्टील प्रोडक्शन के सेक्टर में, हाइड्रोजन के क्षेत्र में, कैसे टेक्नोलॉजी का फर्दर डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट एक्सेलरेशन के साथ किया जाए, इसके ऊपर भी कंट्रीज आपस में कॉपरेशन दिखाएंगे, उस पर भी यहाँ पर बात की गई है और इसी एजेंडा को कहा जा रहा है ग्लासगो ब्रेक थ्रू एजेंडा। तीसरी अचीवमेंट जो रही यहाँ पर कुछ हद तक वो कोयले को फेस डाउन करने को लेकर के रही। ठीक है, अब काफी बहुत ज्यादा बवाल भी हुआ इस अकेले वर्ड को लेकर के इस मीटिंग में कि भाई डाउनवर्ड यूज किया जाए कि आउटवर्ड यूज किया जाए। तो अब कई सारे कंट्रीज ने, स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज ने आउटवर्ड का इस्तेमाल किया, लेकिन भारत की तरफ से यहाँ पर डाउनवर्ड का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से भारत को क्रिटिसिज्म भी सहनी पड़ रही है कि इंडिया जो है वो अपने एफर्ट से थोड़ा पीछे हट रहा है और ग्लासगो समिट को वीक बना रहा है। लेकिन इंडिया ने भी राइटली अपना रीजंस दिया है कि अगर डेवलप्ड कंट्री नेचुरल फ्यूल और फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कंप्लीटली बंद करने को नहीं कह सकते, केवल वो कोल को टारगेट करेंगे और दूसरे फॉसिल फ्यूल को टारगेट नहीं करना चाहते, तो फिर ये एक डबल स्टैंडर्ड है, टाइप ऑफ अ डबल स्टैंडर्ड। क्योंकि भाई हम डेवलपिंग कंट्री हैं और अभी भी हमारे यहाँ पे काफी ज्यादा पॉवर्टी है, तो हमारी इकोनॉमिक नीड्स है और उस इकोनॉमिक नीड्स में कोयला हमारे लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो हम एकदम से सडनली आउट का प्रॉमिस नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई इंडिया ने एक बैलेंस अप्रोच किया, कोल का फेस डाउन करने की बात यहाँ पर कही है। ठीक है, अब हम सभी को पता है कि कोल भाई एक बहुत ही डर्टीएस्ट फॉसिल फ्यूल है। इससे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इन सब का एमिशन होता है जो हाई, और इसके माध्यम से जो एमिशंस हो रहे हैं वो गैसेस सुपर ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग को एक्सेलरेट करते हैं। तो इसलिए कोयले का कंजम्पशन कम करने की बात यहाँ पे कही जा रही है, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट कंटेक्स्ट देखोगे तो देखो क्या बात यहाँ पे कही जा रही है कि एक क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर है जिसको मैं यहाँ पे कैट कह रहा हूँ, इनकी एक अर्ली असेसमेंट है। ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इन्होंने असेसमेंट की है कि अभी जो भी कंट्री ने टारगेट डिक्लेयर किए हैं, अगर उनको पूरी तरीके से अचीव कर लिया जाएगा, कंप्लीटली अचीव कर लिया जाएगा, तो ग्लोबल वार्मिंग की जो लिमिट है वो 1.8 डिग्री सेल्सियस तक अचीव की जा सकती है। मतलब जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन से के समय से पहले
टेम्परेचर था उसके कंपैरिजन में केवल 1.8 डिग्री सेल्सियस जो है वो बढ़ेगा, सेल्सियस से ऊपर नहीं जा पाएगा। ये टारगेट अचीव किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो एक पिक्चर मैंने यहाँ पे आप सबको दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2030 में जो भी टारगेट्स यहाँ पे कंट्री ने इस मीटिंग में डिसाइड किए हैं वो अभी भी इनसफिशियंट है, अभी वो इनसफिशियंटली एम्बिशियस है। अगर इसको सिग्निफिकेंटली टारगेट्स को इंप्लीमेंट नहीं किया गया तो वर्ल्ड जो है वो ग्लोबल टेम्परेचर राइज 2.1 से 2.4 डिग्री सेल्सियस तक भी देखेगा, और ये खतरनाक होगा काफी ज्यादा, ये खतरनाक काफी ज्यादा होगा। यहाँ पर देखो क्या कहा जा रहा है कि रिपोर्ट बाय क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर सेड दैट द प्रॉमिस बाय नेशंस टू कट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बाय 2030 will still result in the earth to heating up by 2.4 डिग्री सेल्सियस बाय 2100। तो कोई ऐसा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन कंट्री की तरफ से अभी भी नहीं आया है, क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट का गोल था कि भाई 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे नीचे हम कंट्रोल करेंगे और कोशिश करेंगे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको मैनेज करें, लेकिन अभी भी कोई सिग्निफिकेंट यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिला नहीं है। राइट, तो कंट्री के द्वारा कोई सिग्निफिकेंट यहाँ पे प्रोमिसेस नहीं किए गए हैं। यहाँ पर अलग अलग सिनेरियो की बात कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अगर 2030 में कंट्री ने जो भी अपने टारगेट अनाउंस किए हैं उसको पूरा भी कर लिया जाए तो 2.4 डिग्री सेल्सियस तब भी बढ़ेगा इस ट्रेंड के साथ। अगर यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म प्लेजेस किए हैं कंट्री ने नेट जीरो के वो पूरा कर लिया जाए और 2030 के टारगेट्स पूरे कर लिया जाए तब भी 2.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। और बेस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो में जहां पे हर कंट्री फुली तरीके से इंप्लीमेंटेशन करे अपने अनाउंस टारगेट्स को इंक्लूडिंग नेट जीरो टारगेट, तब जाके कहीं चांस है कि 1.8 डिग्री सेल्सियस ही बढ़े टेम्परेचर, तब जाके कुछ ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो हमें देखने को मिलता है। तो यानी कि हम समझ सकते हैं कि जितना भी यहाँ पे अचीवमेंट है ग्लासगो अचीवमेंट की वो एक सिग्निफिकेंट नहीं है, जितना होना चाहिए था अभी भी कंट्रीज उस लेवल पे प्रॉमिस यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो देखते हैं इस मीटिंग में क्या सेटबैक्स रहे, कहाँ दिक्कत आई। देखो, कंट्री ने जितने भी तुम्हारे वॉलंटरी टारगेट्स इस मीटिंग में डिसाइड किए हैं इसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई मैकेनिज्म नहीं है कि अगर वो टारगेट को पूरा ना करें तो उनके ऊपर पेनल्टी लगे, या वो कॉम्प्लाई ना करें अपने टारगेट के साथ तो उनको किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सके। ठीक है, ज्यादातर टारगेट तो कंडीशनल है, इस बात पर शर्त रखी गई है कि टारगेट्स तभी पूरे हो सकते हैं जब इनफ फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। और हमें पता है कि फाइनेंस को लेकर के डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री में अभी भी सीरियस कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि मैनी कंट्रीज हैव नॉट प्रोवाइडेड डिटेल्स ऑन स्पेसिफिक एक्शन। वो आखिर करेंगे क्या इस टारगेट को पूरा करने के लिए, कैसे करेंगे, अभी भी कोई डिटेल्ड एक्शन नहीं बताया गया है। ठीक है, नेट जीरो के टारगेट ऑप्टिमिस्टिक तरीके से डिसाइड कर दिए गए हैं, बट कोई अभी एक पाथ क्लियरली डिफाइंड नहीं है कि हाउ दीज काफी सारी इस चीज के अराउंड अनसर्टेनिटी है और कोई क्लियर ट्रेजेक्ट्री यहाँ पे डिफाइंड नहीं है कि नेट जीरो के टारगेट अचीव एक्चुअली करे कैसे जाएंगे, कंट्री एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर अभी भी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के बीच में फाइनेंस को लेकर के एक कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है। डेवलप्ड कंट्री $100 बिलियन जो उनको हर साल देने हैं उसमें भी यहाँ पर अभी भी चीजें पूरी तरीके से शॉर्ट आउट नहीं हुई है। और साथ ही साथ डेवलपिंग कंट्री का और यूनाइटेड नेशंस का ये मानना है कि ये जो फंड डिसाइड हुआ है $100 बिलियन का, इसको बढ़ाने की जरूरत है। अब उसको डेवलप्ड कंट्री मानते हैं कि नहीं मानते हैं वो भी देखना पड़ेगा हमें। भारत का तो ये कहना है कि कम से कम $1 ट्रिलियन डेवलप्ड कंट्री को देना चाहिए। ठीक है, सो वहां पर फाइनेंस को लेकर के भी कोई सिग्निफिकेंट कोई ऐसा अचीवमेंट हुआ नहीं है इस मीटिंग के दौरान। जितना खर्च मिलना चाहिए, फाइनेंस सपोर्ट मिलना चाहिए, उस पर कोई कंक्लूजन अभी हुआ नहीं है। तीसरी बात, जो कार्बन बजट है, कार्बन बजट क्या होता है कि एक कंट्री को अलॉट किया जाएगा कि आप इतना कार्बन का एमिशन कर सकते हो, तो वो कंट्री के लिए कहलाएगा कार्बन बजट। तो उसका भी अनइक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। वर्ल्ड के जो तुम्हारे टॉप 3 लार्जेस्ट एमिटर है, चाइना, यूएसए और यूरोप, जो जिनकी पॉपुलेशन दुनिया की 30% है, लेकिन उनके हिस्से का कार्बन बजट उनको 78% एलोकेट किया गया है। तो यहीं पर कहा जा रहा है कि ये एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन।
चाइना जो अपने एमिशंस को पीक पे हिट कर जाएगा 2030 तक, उसने अनाउंस तो किया है 2060 तक वो नेट जीरो अचीव करेगा। वो अकेले 54% इस्तेमाल कर रहा है ग्लोबल कार्बन बजट का, जबकि उसकी पॉपुलेशन मात्र 18.7% है। सो यहाँ पर इस चीज को भी लेके देश जो है वो इस इशू को हाईलाइट कर रहे हैं। यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल रहा है। यूएसए, जिसकी पॉपुलेशन दुनिया की टोटल पॉपुलेशन की 4.2% है, लेकिन उसके पास 14.2% कार्बन बजट जा रहा है। यूरोप की पॉपुलेशन 6.8% है, बट उसका कार्बन बजट 9.5% है। ऐसे ही इंडिया की बात करो तो इंडिया की भी पॉपुलेशन जो है तुम्हारी वो 17% के आसपास है, राइट, और 17.7% के आसपास है। और इंडिया के हिस्से में भी जो कार्बन स्पेस मिला है इंडिया को वो 18.1% के आसपास है। ठीक, तो यहाँ पर एक तरीके से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कार्बन बजट का, और ये इस प्रॉब्लम के कारण यहाँ पर कंट्रीज के बीच में इस इश्यू को भी लेके हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, राइट। फिर उसके बाद जो भी यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन डिसाइड किए गए हैं उसको डोमेस्टिक लेवल पर कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, यहाँ पर उसको लेकर के भी कोई क्लियर स्पेसिफिक जो पाथ है वो डिफाइन यहाँ पे किया नहीं गया है। सो दीज आर द सम सेटबैक्स जो इस मीटिंग में हमें देखने को मिले। क्लियरली अभी पिक्चर क्लियर हुआ नहीं है, और इस सब बातों को कैसे एड्रेस किया जाएगा इसके लिए हमें और आपको वेट करना पड़ेगा COP 27 मीटिंग का, जिसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा इजिप्ट के अंदर ईयर 2022 में, राइट। सो यही थे आपके आज के द हिंदू के मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स। आई थिंक आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं, वहां पे आपको रिप्लाई किया जाएगा अगर किसी भी प्रकार का डाउट आपको इस सेशन से आ रहा है तो। और अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनके लिए ये डिस्कशन यूजफुल हो सकता है आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। सो के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं हम लोग कल इसी सेशन में कल के न्यूज के साथ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन।